धर्म की चाशनी खोलनी पड़ जाए तो समझ लीजिए कि वहां की 10 साल पुरानी सरकार के खाते में जनता को बताने के लिए कुछ नहीं है। यानी रिपोर्ट कार्ड नील बटे सन्नाटा है। और वोट हासिल करने के लिए धर्म की बैसाखी के अलावा सत्ता पर काबिज दल के पास कोई विकल्प नहीं मौजूद है। बात पश्चिम बंगाल की हो रही है, जहां दीदी का एक नया रूप सामने आया है। दरअसल सरस्वती पूजा के पंडालों में दीदी के कामकाज का गुणगान किया गया है। यानी पंडाल में पूजा माता सरस्वती की हो रही है और गुणगान ममता दीदी के किए जा रहे हैं। वाह! यही नहीं, पंडालों में बकायदा ममता दीदी की तस्वीर भी लगाई गई है। अगर देखा जाए तो अचानक ही दीदी का यह हृदय परिवर्तन नहीं हुआ है। इसके पीछे की पूरी कहानी सियासी है और पूरा मामला इमेज मेकओवर से जुड़ा हुआ है। इसके लिए आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना होगा। प्रधानमंत्री का मंच, जय श्री राम के नारे, दीदी की नाराजगी, भाषण देने से इनकार। कुछ याद आया आपको? इसी मुद्दे पर बीजेपी ने ममता दीदी को चौतरफा घेर लिया है। जय श्री राम के नारे पर दीदी के नुकसान की भरपाई सरस्वती पूजा पंडालों से की जा रही है। लेकिन मैं कहता हूं यह इतना आसान नहीं है, क्योंकि पिछले 10 सालों में ममता सरकार के ऊपर जो गंभीर आरोप हैं वो तुष्टीकरण की राजनीति के हैं, जो इतनी आसानी से दीदी का पीछा नहीं छोड़ेंगे। वो हिंदी में कहावत है ना, कोई लाख करे चतुराई, करम का लेख मिटे नहीं भाई। कुर्सी के लिए ममता ने फिर बदली आस्था। राजनीति का धर्म या धर्म की राजनीति। पहले राम, अब सरस्वती पर संग्राम। ममता बनर्जी चुनाव जीतने के लिए नित नए हथकंडे अपना रही हैं। कभी उनकी पार्टी के कार्यकर्ता बीजेपी पर हमले करते हैं, कभी बीजेपी नेताओं का मजाक बनाते हैं। अब ममता बनर्जी ने धर्म के साथ भी राजनीति शुरू कर दी है। ममता दीदी अब सरस्वती पूजा के पंडालों के जरिए अपनी परियोजनाओं को दर्शाने में लगी हैं। अलग अलग जगहों पर करीब 100 जगह सरस्वती पूजा पंडालों में ममता बनर्जी की परियोजनाओं को दिखाया जा रहा है। প্রতিবারের ন্যায় সরস্বতী পূজাটা করছি, কিন্তু এবছরে একটা বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী 70টা প্রজেক্টকে তুলে ধরার জন্য এর উপরে আমরা একটা থিম করে এবারকার পুজোটা সম্পন্ন করছি। ये वही ममता बनर्जी हैं जिन्हें जय श्री राम के नारे से चिढ़ होती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर श्री राम के नारे से ममता ऐसी बिदक गई कि उन्होंने भाषण तक देने से इनकार कर दिया। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है। लेकिन अब चुनाव नजदीक आते ही ममता बनर्जी को धर्म और भगवान याद आने लगे हैं। सरस्वती पूजा के जरिए ममता लोगों के दिलों में उतरने की जुगत में लगी हैं और इसी खातिर पंडालों में मां सरस्वती के ठीक बगल में ममता की तस्वीर दिखाई देती है। कुछ लोग तथाकथित रूप में चुनावी मौसम में भगवान के भक्त बन जाते हैं और जब चुनाव निकल जाता है तो पूजा के पंडाल भी नहीं लगने देते। ऐसे लोगों को मां याद आ गई, ये बड़ी बात है। पश्चिम बंगाल में चुनाव करीब आने के बाद से सरगर्मी बढ़ गई है। हर पार्टी पूरी जोर आजमाइश में लगी है ताकि किसी भी तरह से जनता को मोहित करके उनकी उंगली से अपने पक्ष में बटन दबवाया जाए। इसलिए हर दिन नई कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन ममता बनर्जी, जो कि हमेशा ही तुष्टीकरण की राजनीति करती रही हैं, दुर्गा विसर्जन के समय पर ममता दीदी आपत्ति जताती थी। अब वही ममता बनर्जी सरस्वती पूजा की आड़ में अपनी राजनीतिक गोटी चमकाना चाहती हैं। ममता बनर्जी का अचानक उगड़ा ये देवी प्रेम कतई शोभा नहीं देता और जनता के गले से उतरता नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
दरअसल एक बहस कई शताब्दियों से छिड़ी हुई है कि राजनीति का धर्म होता है या फिर धर्म की राजनीति होती है, और यह बहस आगे भी जारी रहेगी। लेकिन एक बात तो शीशे की तरह साफ हो चुकी है कि राजनीति हमेशा ही अपने स्वार्थ के लिए धर्म को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करती रही है। चुनावी मौसम में बंगाल की सियासत को देखकर भी ऐसा ही लग रहा है, जहां कुर्सी के लिए दीदी यानी ममता बनर्जी एक बार फिर अपनी आस्था बदलती नजर आ रही है, जिसके बाद यह सवाल उठने लगे हैं क्या दीदी को अपने परंपरागत वोट बैंक पर भरोसा नहीं रह गया है। दरअसल दीदी के इस वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए इस बार बंगाल में कई नए खिलाड़ी उतर आए हैं, जहां असदुद्दीन ओवैसी जैसे सियासतदान दूसरे राज्यों से दाखिल हो रहे हैं, जबकि कुछ तो बंगाल के ही हैं, जिनमें मशहूर दरगाह फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी भी हैं, जिनके परिवार ने 2 विधानसभा और 2 लोकसभा चुनाव में टीएमसी के साथ पूरी वफादारी निभाई, लेकिन इस बार दीदी के लिए ही चुनौती बनने पर तुल गए। तो क्या दीदी से उनके मोहभंग ने ही ममता बनर्जी को हृदय परिवर्तन के लिए मजबूर कर दिया है? क्योंकि बंगाल के 28% के करीब मतदाताओं को लेकर ममता दीदी अब साफ साफ कुछ नहीं कह रही है, और दीदी को लगता है कि दीदी का ध्यान अब बचे हुए 70% आबादी की तरफ जा रहा है। ऐसा लगता है अपनी बात पहुंचाने के लिए दीदी ने मौका और दस्तूर दोनों ही खोज लिया। आस्था के केंद्र सरस्वती पूजा के जरिए वो बहुसंख्यकों को लुभाने में जुट गए हैं, जबकि पहले कई सालों तक ममता सरकार पर ही सरस्वती पूजा नहीं होने देने के आरोप लगते रहे हैं। लेकिन चुनाव की मजबूरी है, तो दीदी अब अपनी तुष्टीकरण की छवि को बदलना चाहती है। सिर्फ एक ही वर्ग विशेष के मुख्यमंत्री के तौर पर बनी अपनी छवि को वो तोड़ना चाहती हैं, क्योंकि चुनावी मौसम में इस तरह की छवि किसी दाग से कम नहीं है, जिसको देखने के बाद बहुसंख्यक मतदाताओं के छिटकने की आशंका को खारिज नहीं किया जा सकता है, और इनके बीजेपी की तरफ बढ़ते रुझान से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। और इसी डर ने दीदी को भी मां सरस्वती की सबसे बड़ी उपासक बनने को मजबूर किया है। शायद इसलिए दीदी की पार्टी टीएमसी हुगली जिले के 18 विधानसभा क्षेत्रों में सरस्वती पूजा की जिम्मेदारी निभा रही है। मतलब टीएमसी के कार्यकर्ता 100 जगहों पर सरस्वती पूजा करवा रहे हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हर दुर्गा पूजा कमेटी के लिए 50,000 रुपए देने की घोषणा की थी। सिर्फ यही नहीं, बल्कि मां सरस्वती की नई नई उपासक बनी दीदी पुरोहित भत्ता देने की घोषणा भी कर चुकी है, जिसके तहत 8,000 पुरोहितों को 1,000 रुपए देने की व्यवस्था है। इन्हीं पूजा आयोजनों के जरिए टीएमसी जनसंपर्क अभियान चला रही है और ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं तक पहुंचना चाहती है। सरस्वती पूजा के पंडालों में ममता सरकार की योजनाओं और परियोजनाओं के पोस्टर लगाए जा रहे हैं, जिनमें स्वास्थ्य साथी, कन्याश्री जैसी महत्वाकांक्षी योजनाएं शामिल हैं। इसका मतलब यह कि क्या अब चुनाव से पहले ममता सरकार अपने पापों का प्रायश्चित कर रही है? करीब 10 साल पहले ममता बनर्जी मुख्यमंत्री तो 9 करोड़ 12 लाख लोगों की बनी थी, लेकिन बीजेपी की बढ़ती चुनौती के बीच अपने वोट बैंक को बरकरार रखने के लिए ममता दीदी ने राज्य धर्म के नियमों को भुला दिया। दीदी को यह पता ही नहीं चला कि कब वो सूबे की 2.5 करोड़ की आबादी की ही मुख्यमंत्री बनकर रह गई।
पिछले 6 सालों से बंगाल में तेजी से बढ़ती बीजेपी लगातार दीदी पर तुष्टीकरण के आरोप लगाती रही है और इसी आरोप के सहारे वो लोकसभा की 2 सीटों से 18 सीटों तक पहुंच गई। तुष्टीकरण के इसी आरोपों के जरिए बीजेपी का वोट प्रतिशत 18 से बढ़कर 40% तक हो गया। विकास के मामलों में पिछड़ने के आरोपों से कहीं ज्यादा तुष्टीकरण के आरोपों ने ममता दीदी को नुकसान पहुंचाया। जिस तुष्टीकरण की राजनीति ने शुरुआती सालों में टीएमसी को फायदा पहुंचाया, वही अब ममता दीदी के गले की फांस बनता जा रहा है। जो दीदी कभी खुलकर एक विशेष समुदाय के पक्ष में नजर आती थी, वही दीदी अब तुष्टीकरण की राजनीति के आरोपों से होने वाले नुकसान को लेकर आशंकित है। अगले विधानसभा चुनाव में 200 सीटों पर जीत का ख्वाब देख रही बीजेपी बहुत हद तक यह संदेश देने में कामयाब हुई है कि ममता दीदी को हिंदू मतदाताओं की कोई चिंता नहीं है। उनके सारे फैसले तो सिर्फ एक वर्ग विशेष को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जिस तुष्टीकरण की नीति की वजह से ममता को सत्ता के फूलों की सेज हासिल हुई, वही अब उन्हें कांटों की ताज की तरह महसूस हो रही है। पिछले 10 सालों से जिस तरह की राजनीति ममता ने की, अब वो उसे पीछा छुड़वाना चाहती है, क्योंकि दीदी को जो 28% वोट बैंक कभी राजनीतिक ताकत दिया करते थे, अब उसी वोट बैंक की वजह से 70% आबादी के छिटकने का डर सता रहा है। बीजेपी तुष्टीकरण का आरोप लगा लगा कर ही 7 करोड़ हिंदू वोटरों को अपने पाले में खींचने की कोशिश कर रही है। दरअसल ममता बनर्जी ने ही बीजेपी को यह मौका थमाया है कि उसके नेता चीख चीख कर उन्हें हिंदू विरोधी करार दे सके। तुष्टीकरण की यह राजनीति को बढ़ावा देने वाला जननेता साबित कर सके। हालांकि यह महज आरोप नहीं है, बल्कि दीदी के कई फैसले इस बात की चीख चीख कर गवाही देते हैं। साल 2011 में राज्य की सत्ता में आने के साल भर बाद ही ममता बनर्जी ने इमामों को 2,500 रुपए मासिक भत्ता देने का ऐलान किया, लेकिन उनके इस फैसले की काफी और चौतरफा आलोचना हुई। यहां तक कि एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी ममता के इस फैसले पर सवाल उठाए थे। हालांकि उसके बाद भी राज्य में इमामों को वक्फ बोर्ड के जरिए भत्ता दिया जाता रहा। चुनाव करीब है, दीदी इतनी आसानी से तुष्टीकरण के आरोपों से भाग नहीं सकती। यह जनता है, सब जानती है। और आज कार्यक्रम की शुरुआत में हमने मित्रों ऐप पर रिपब्लिक भारत के फॉलोअर्स के लिए एक सवाल पूछा था। सवाल यह कि एलएसी से चीनी सेना की वापसी के बाद क्या सबूत गैंग को माफी मांगनी चाहिए। आइए देखते हैं आपने हमें जो वीडियोस बनाकर भेजे हैं। मुझे लगता है कि जब भी इंडियन आर्मी से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आती है तो उस पर किसी भी सबूत गैंग या फिर किसी अपोजिशन पार्टी को सवाल नहीं उठाना चाहिए। भारत और चाइना का मामला बहुत ही सेंसिटिव है और इस पे हमें किसी भी पॉलिटिकल और हीटेड डिबेट से बचना चाहिए। बेटर है हम सेना को उनका काम करने दें और अपने कंट्री के ग्रोथ पे अपना फोकस करें। मेरा मानना है कि भारत और चीन के बीच लंबे समय से सीमा पर चल रहा विवाद खत्म होना एक सकारात्मक पहल है मोदी सरकार की, और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो या तो तथ्यों से परिचित नहीं है या फिर पूर्वाग्रह से ग्रसित है। उन्हें राजनीतिक और सैन्य मामलों की समझ नहीं है। और साथ ही इस मुद्दे पर हमने लोगों की राय भी जानी। एक बार फिर कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। बस फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार चीनी टैंक की जगह चीनी टेंटों के ऊपर बुलडोजर चल रहा है। सबूत गैंग जो था वो भारतीय सेना के शौर्य के ऊपर सवाल उठा रहा। अब क्या ये लोग सामने आएंगे, माफी मांगेंगे? ये जो तस्वीरें आई हैं हमारे सामने पैंगोंग लेक से, जिसमें चीनी सेना वापस जा रही है, वो एक बहुत बड़ी शर्म की बात है उस सबूत गैंग के लिए जो हर समय सबूत मांगता रहता था। अब वो सबूत गैंग कहाँ है?